हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरव, आपका फिजिक्स टीचर। हम यहां पर स्टडी कर रहे थे कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि हमने बात की है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ज्ञात किया था विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र आता है उसका मान होता है Kp/r³। ये होता है निरक्ष रेखा पर, और अक्ष रेखा पर आपको उससे लास्ट वीडियो में बताया था उसका मान होता है 2Kp/r³। तो इन दोनों मानों को आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर क्या होता है विद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर क्या होता है। अब उसी सीरीज में अपन आगे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या चीज है आखिरकार, कि अपन के बार बार आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इन सब में आपको क्या करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में बताते रहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या चीज है, परिभाषा से पढ़ते हैं सबसे पहले। तो विद्युत फ्लक्स किसी आपका कोई एक समतल है, आपने एक समतल बना लिया कोई भी जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो किसी समतल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि आपका ये कोई समतल है, समतल के लंबवत, इसके कोई लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि ये समतल है, कुछ इस प्रकार से रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है इस तरीके से। तो अपन बोर्ड पर 2D में इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसके लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आपको पता है किसे प्रदर्शित करते हैं अपन, ई से प्रदर्शित करते हैं। इस जो क्षेत्रफल है समतल, उसका जो क्षेत्रफल है समतल का क्षेत्रफल है एस। तो विद्युत फ्लक्स, इसे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किया जाता है फाई से। विद्युत फ्लक्स को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये फाई है। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र गुणा समतल का क्षेत्रफल E/S, ये होता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। इसका ध्यान रखना आप। विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले के अलावा आप इसका यदि मात्रक बताना चाहो तो फाई का मात्रक क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, पढ़ा है, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो फाई का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो आपने पीछे पढ़ा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक विद्युत क्षेत्र न्यूटन बटे कूलम, और ये क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब इसकी विमा की बात करते हैं साथ में, यदि चल रहे हैं तो उसी सीरीज में विमा की बात करते हैं। तो विमा इसकी होती है m1L3T-3 और A-1। तो फ्लक्स का मात्रक और फ्लक्स की विमा होती है ये फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स देखो, हमेशा यदि आपको फिजिक्स में समतल चीज मिल जाए जिसका आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करो, ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो ऐसे मान लो कि जैसा कोई एक ऐसा तल है या ऐसा भाग है जैसे जिसका आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल नहीं सकते, इस प्रकार से। अब इससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, समरूप नहीं है, न तो कोई वृत्त है, न ही कोई आयत है, न ही कोई वर्ग है, तो क्षेत्रफल आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसका विद्युत फ्लक्स कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका विद्युत फ्लक्स अपन प्रदर्शित करते हैं फाई बराबर E.ds। इसका क्या कर देते हैं, ds क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश, ये मान लो विद्युत क्षेत्र सदिश, और ये इसका कोई भी छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल छोटे से भाग का क्षेत्रफल। अब कुल विद्युत फ्लक्स निकालना होता है तो अपन क्या कर देते हैं, समाकलन। तो असमरूप विद्युत
असमरूप कोई भी भाग है उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी एस का समाकलन। तो ये विद्युत फ्लक्स होता है। इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, समरूप के लिए क्या होता है और असमरूप क्षेत्र के लिए क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, कंटिन्यूस में आपको पता होना चाहिए एक साथ। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ये बात की है, तो विद्युत फ्लक्स के बाद में अपन एक पॉइंट और होता है वो अपन पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से बहुत बार एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है कि नॉर्मली 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, वो नॉर्मली आपकी बोर्ड एग्जाम में मिलता ही है। और वो कौन सा टॉपिक है, चलिए बात करते हैं उसकी। वो टॉपिक है अपना गाउस का नियम। गाउस का नियम। तो आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गाउस का नियम। अब गाउस का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है, उसकी बात करते हैं अपन। चलिए, गाउस का नियम देखो बच्चों कि गाउस वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम बताया था। किस प्रकार से बताया है कि गाउस ने क्या बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, क्या बताया, कोई भी बंद पृष्ठ है, काल्पनिक बंद पृष्ठ हो सकती है या कोई बंद पृष्ठ बंद होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों के योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताया, इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए, उसको नोट कीजिए। क्या बताया कि गाउस के नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे कहते हैं गाउस का नियम। अब गाउस का नियम एप्सिलॉन नॉट आपने पीछे पढ़ा है कूलाम के नियम में, इसको अपन बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ये ऊपर देखो, ये क्यू है, क्यू तो जानते हो आप आवेश है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब कि ये जो आवेश है, किसी भी, जैसे मान लो आपने कोई बंद पृष्ठ बनाई है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, तो समेशन Q का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जितने भी आवेश है उनका क्या कर दो, योग कर दो, Q1, Q2, Q3 प्लस Q4। तो उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों का योग है। तो गाउस का नियम क्या होता है, ये होता है फाई बराबर समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यदि असमरूप कोई क्षेत्र है, देखो इस प्रकार से असमरूप है, तो उसके लिए गाउस का नियम कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई बराबर, अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, E डॉट डी एस बराबर से क्या बना आपका, समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये गाउस का नियम है। परिभाषा, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है, इसी का अपन यूज करेंगे आगे, जो कि क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए गाउस के नियम से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग से। तो चलिए बात करते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में। अब गाउस के नियम में पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत एक समान आवेशित अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब ये का ये जो क्वेश्चन है कि एक समान आवेशित अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, वो पिछले साल आ चुका है, बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन आया है। तो वैसे देखो टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट लगभग होते हैं, लेकिन माना ऐसी चीज़ मानी जाती है कि सारे टीचर्स मानते हैं कि जो पिछले साल आ चुका है उसके इस साल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, प्रायिकता कम होती है। तो आपको वो भी पढ़ना है, और अब जो अपन का नेक्स्ट इस अनुप्रयोग में जो सेकंड वाला है उसकी जो ये अब मैं बताने वाला हूँ वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है।
तो पहले टॉपिक के बारे में अपन बात जरूर करेंगे और मैं भी चाहता हूँ कि उसको दोबारा से आप पढ़ो एक बार अगेन, उसको भी पढ़ाएंगे। और उसके अलावा अपन फर्स्ट को छोड़ करके जो सेकंड वाला अनुप्रयोग है उस पर ध्यान देते हैं, उसके आने की प्रायिकता इस बार थोड़ी ज्यादा है। तो उसकी बात करते हैं तो उस टॉपिक का नाम है जो कि है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है? एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो चलिए करते हैं बात। सबसे पहले अपन ने क्या मानी कि एक अनंत समतल चादर है, ये हमने क्या मान लिया, एक अनंत समतल मान लिया। ये अनंत रूप की एक समतल है जिसमें आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, मतलब पूरे भाग में एक समान रूप से क्या है, आवेश भरा हुआ है ऐसे। अब आवेश भरा हुआ है, इसके कारण अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो अब मैंने माना कि अनंत समतल है, तो इसका जो आवेश घनत्व बताओगे तो वो क्या होगा, इसका आवेश घनत्व, यदि ये चादर है, चादर का क्या होता है, क्षेत्रफल है, तो इसका आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। आपने 3 आवेश घनत्व पढ़े होंगे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, आपका क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ ये अनंत समतल चादर है तो इसका क्षेत्रफल है, तो उसका क्षेत्रफल है तो इसलिए उसका आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करेंगे अपन, सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। तो क्षेत्र आवेश घनत्व होगा इसके अंदर। अब इसके लंबवत क्या है कि एक बिंदु रखा गया है। मैंने क्या माना कि एक अपन ने कोई एक भाग मान लिया, इसके अंदर ये भाग है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान रहा हूं मैं ए पॉइंट, और ये पॉइंट है बी। भाई दोनों ही समतल चादर पर ही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इससे एक आर दूरी पर अपन पॉइंट बनाते हैं, आर दूरी पर इसके मध्य बिंदु, मान लो मध्य बिंदु हो गया ओ, इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जिस पर अपन रखेंगे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, जिस पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, परीक्षण करना है। तो P बिंदु है, इस पर अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो अपन ने क्या अभी तक क्या किया है कि अनंत समतल चादर है जिसमें अपन ने कोई एक 2 पॉइंट ले लिए, ए है और बी है। ए और बी है वो बिल्कुल ही क्या है, अल्प है, अल्प भाग है एक क्षेत्र का। यहां पे भी क्या है, बिल्कुल ही अल्प भाग है। तो अल्प भाग है, इसकी ये जो इनको मिलाने वाली रेखा हो गई, इस रेखा के मध्य बिंदु ओ से अपने आर दूरी पर इसके लंबवत लिया है, इस वाली चादर के लंबवत पी बिंदु लिया है, जिसको अपन वहां पर क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाले। तो चलिए पीछे क्लासों में किया है उसी तरीके से करेंगे। कैसे, यहां पर ए है, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर कोई ना कोई आवेश है, और वो आवेश कैसा है, धनात्मक है, क्योंकि ये चादर पूरी रूप से कैसी मानी है अपन ने, धनात्मक मानी है। तो इस धनात्मक ए पॉइंट है यहां पर, तो इससे पी बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से होगा, जैसे कल बताया था अपन ने, इस प्रकार से होगा। अब यहां पर धनात्मक आवेश आपको दिख रहा होगा, यहां धनात्मक परीक्षण आवेश होता ही है, तो ये जब धनात्मक दिशा कैसी होगी इसकी, यहां से प्रतिकर्षण लगेगा तो दूर जाते हुए दिशा होगी। तो अब ये यहां पर अल्पांश माना है एक तरीके से, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, एक है अल्पांश विद्युत क्षेत्र होगा, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं DE1 से। इसी प्रकार जो बी वाला पॉइंट है, यहां पर भी अपन ने क्या माना है, अल्पांश विद्युत क्षेत्र माना है। तो इससे अपन निकालेंगे पी बिंदु पर, पी बिंदु पर निकालते हैं अगेन कि यहां से निकाला ये पी बिंदु पर, कुछ इस प्रकार से होगा। दिशा कौन सी होगी भाई, यहां पर देखोगे तो ये धनात्मक, यहां पर देखा तो ये भी क्या है, धनात्मक, तो प्रतिकर्षण लगेगा, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो दूर जाते हुए, प्रतिकर्षित होते हुए दिखाई देगा। तो इधर दिखाया आपने ये अल्पांश, तो उसके कारण बनेगा विद्युत क्षेत्र वो भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा, अल्प होगा। तो आपने बरसा दिया जो बिंदु P से है वो कैसा है, E2, तो DE2 आपने लिख दिया। तो ये अभी तक आपने किया है।
अब विद्युत क्षेत्र की दिशा और कैसे निकालेंगे? देखो दिशा कैसे परिणामी निकालना पड़ेगा आपको। ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, दोनों का परिणामी कैसे निकालें? भाई दिशा न तो एक दिशा में है न ही विपरीत दिशा में है। तो कल अपन ने बात की थी जब किसी कोण पर आ रहे हो एक दूसरे से तो अपन क्या ज्ञात करते हैं? अपन इसको विभाजित करते हैं समकोणीय घटकों में। इसका साइन थीटा और कोस थीटा का घटक निकालते हैं। तो वही करते हैं कि मान लिया कि ये यहां पर थीटा कोण पर है तो ये भी कितना होगा? थीटा कोण। इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना होगा? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। घटक निकालते हैं। सबसे पहले इसका घटक निकालोगे d1 का, किधर होगा? मैं आपको कल बताया था जिसका भी घटक निकालना है तो देख लो किसके साथ, किस रेखा के साथ वो कोण बना रहा है। तो आप देखोगे d1 का निकालना है, किस रेखा के साथ कोण बना रहा है? इस रेखा के साथ कोण बना रहा है। तो कोस थीटा का घटक किधर आ जाएगा? इस रेखा पर आ जाएगा। कौन सा? de1 कोस थीटा। दूसरा घटक किधर लेते हैं? आपको पता है इसके लंबवत लेते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री किधर होगा? या तो ऊपर की तरफ, ये रेखा है, या तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। किधर ले? कल बताया था ये घटक और ये जो घटक लेंगे अब उनके बीच में ये आप जिसका निकाल रहे हो परिणामी उनके मध्य आना चाहिए। न्यून कोणों के लिए ऐसा होता है। तो ये अपन इधर लेंगे तभी तो इस वाले घटक, इसका दूसरा घटक de1 साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला घटक और कोस थीटा वाला घटक इसके बीच में क्या आ रहा है? अपना परिणामी आ रहा है e1 जिसका अपन घटक निकाला है। तो नीचे की तरफ आएगा। इसी प्रकार से de2 का निकालोगे, किधर आएगा? जिसके साथ थीटा कोण बन रहा है इसके साथ बन रहा है। कोस थीटा वाला घटक इसका इधर ही आ जाएगा इस दिशा में। तो इधर बना de2 कोस थीटा। साइन थीटा वाला किधर आएगा? अब ध्यान से देखो, ये इधर de2 इधर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस घटक के और इधर जो घटक आएगा उसके मध्य क्या आ रहा है? अपना परिणामी आना ही चाहिए। तो ये आ गया de2 साइन थीटा। हो गया, ये आपने बता दिया। अब परिणामी निकालने के लिए देखो चार तरीके से हो गया। एक तो इधर आ रहे हैं दो, तो de1 कोस थीटा और de2 कोस थीटा। दो इधर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है de2 साइन थीटा, एक आ रहा है de1 साइन थीटा। अब जरा बात ध्यान से देखते हैं क्या करना है अपन को। ये बी पॉइंट से अपन ने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अपन कोई भी एक de1 कितना हो जाएगा? यदि ये बी है, पी बिंदु से ए दूरी पर है तो ये भी कितनी दूरी पर है? ए ही दूरी पर है। तो यदि इसका निकालोगे आप विद्युत क्षेत्र या इसका निकाला de1 कितना आएगा? के क्यू बटे बीच की दूरी ए स्क्वायर। इसी प्रकार से de2 निकालोगे तो ये de2 भी कितना आएगा? ये बीच की दूरी है कितनी? ए है, वो ही के क्यू बटे बीच की दूरी ए स्क्वायर। तो आपने देखा de1 और de2 का मान क्या है? बराबर ही है। मान परिमाण बराबर है। दिशा तो जरूर अलग अलग है। देखो ये अलग अलग आई है, दिशा इधर है, इसके घटक अलग अलग जा रहे हैं। तो इनके परिमाण आपस में क्या है? बराबर हैं। बराबर हैं तो बराबर है तो क्या लिख सकते हो आप? देखिए बराबर है तो de1 कोस थीटा, सॉरी de1 साइन थीटा और de2 साइन थीटा, इसका मान भी क्या होगा? बराबर ही होगा परिमाण में। अब लेकिन दिशा देखोगे आप, ये इस दिशा में है और ये जस्ट विपरीत दिशा में है। तो इस वजह से जब इन दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। निरस्त कर दिया, ये दोनों हो गए निरस्त। अब और कौन से बचे हुए हैं? इधर देखो, ये रहे, इधर ही है de1 cos थीटा और इधर ही है de2 cos थीटा। तो इस वजह से जो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है किस दिशा में आएगा? वो आ जाता है इन दोनों की दिशा में। किधर की तरफ? इधर की तरफ ही आ जाएगा विद्युत क्षेत्र ई। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ई इस दिशा में ही आएगा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता चल गई है। किधर है? अनंत समतल चादर के लंबवत बाहर की ओर इस दिशा में है। तो लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा आ गई है? विद्युत क्षेत्र की दिशा आई है अभी तक। तो ये इस प्रकार से अपन क्या बताते हैं? दिशा के बारे में बताते हैं। अब यदि हम परिमाण की बात करें तो परिमाण कैसे निकालेंगे
उसकी बात करते हैं। तो यदि आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो ध्यान से। परिमाण निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? परिमाण निकालने के लिए देखिए, गाउस के नियम का अनुप्रयोग यूज कर रहे हैं अपन, गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो गाउस के नियम से अपन विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। ये अपना अभी तक दिशा आई है, तो इसको एक बार दिशा वाला काम हो गया है अपना। अब अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने वही बनाई सबसे पहले कि ज्ञात कर लिया है, अनंत समतल चादर बना दी। ये एक समान आवेशित है, ये लो। विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपन को निकालना है। अब परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो, गाउस के नियम में अनुप्रयोग में आप विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो अपन उस पृष्ठ पर एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं। तो यहाँ चादर है, तो उस पर जो काल्पनिक पृष्ठ मानी जाती है वो किस प्रकार से होगी? वो अपन एक बेलनाकार भाग मानेंगे जो कि इसके मध्य से इस प्रकार से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो एक काल्पनिक पृष्ठ है बेलनाकार भाग, वो यहाँ पर आपने इससे गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे वो मान लिया है। ये है जिसको अपन बोलते भी हैं, आपने पढ़ा होगा गाउस के नियम से अच्छे से, इसको बोलते हैं अपन गाउसियन पृष्ठ। ये गाउसियन पृष्ठ हो गई। अब इस गाउसियन पृष्ठ से अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, आपका गाउसियन पृष्ठ के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो अब ये पॉइंट आपने P बिंदु बनाया था, जब दिशा ज्ञात करे उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। वो कहां पर मानना है कि ये यहां से मान लो r दूरी पर है, ये जो बेलनाकार भाग था उसके एक भाग पर यहां पर स्थित है। अब बेलनाकार भाग देखा है आपने, तो इसमें 3 भाग आपको दिखेंगे। कौन कौन से? देखो, एक भाग तो है ये S1, इसका कौन सा भाग है? एक वर्ताकार भाग है ये। एक भाग है ये, कौन सा भाग? या चाहे इसको S3 से प्रदर्शित कर दो। और एक भाग है ये जो कि क्या है, S2। S1 और S2 कैसे भाग है? वर्ताकार। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे ये पॉइंट है तो ये इसका सामने वाला भाग कैसा हो गया? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। तो ये वृत्त है, और ये जो इसका पृष्ठ होगा वो एक वक्राकार पृष्ठ होगा। ये आपको बेलनाकार भाग इस प्रकार से दिख रहा हो, तो ये पृष्ठ कौन सा होगा? वक्राकार। तो इसमें S1 और S2 तो कैसे भाग होते हैं? वर्ताकार पृष्ठ। और S3 कौन सा है? वक्राकार पृष्ठ। अब इन सभी से बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा P बिंदु पर किधर थी? आपने बताई है किधर की तरफ है? इस तरीके से बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ है। अब यहां पर यदि कोई विद्युत क्षेत्रफल सदिश मान लिया, क्षेत्रफल सदिश माना है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी आपको पता है कि ये पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होता है? लंबवत। तो मान लिया ये है क्षेत्रफल सदिश एकांक ds1। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर है? इधर ही है, ये हो गया। इसको मान लिया मैंने E1 से प्रदर्शित कर रहा हूं, या E से प्रदर्शित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र। अब दूसरी भाग, इस पर यदि आप निकालोगे क्या? क्षेत्रफल सदिश एकांक धनात्मक, तो किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। क्यों? पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, तो इसको दर्शा रहा हूं ds3 से, 3 वाला पृष्ठ है। इस पर किधर होगा? देखो, यदि हम पॉइंट को इधर मानेंगे इस वाले पृष्ठ पे, तो विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? इस दिशा में ही आएगा। तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा। यदि पॉइंट को अपन यहां मान रहे हैं तो यहां पर सारे मान निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? अभिलंबवत इधर, इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस वाले पृष्ठ पर। और इसका क्षेत्रफल सदिश भी किस दिशा में है? इसी दिशा में है, लंबवत बाहर की तरफ। तो ये आपका क्या हो गया? ds2 क्षेत्रफल सदिश, ये हो गया। ये 3 पॉइंट आपने बताए। अब इनकी सहायता से अपन कैसे ज्ञात करें? तो चलिए बात करते हैं। यदि आपने बताया कि अनंत समतल चादर का जो आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा है।
तो आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा? भाई आपको पता है सिग्मा बराबर क्षेत्र आवेश घनत्व है, सिग्मा बराबर क्या होता है? समेशन क्यू बटे एस, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो समेशन क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एस। चादर के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना आ गया? सिग्मा इंटू एस आ गया है। अब देखिए आगे कैसे करें। आगे देखो, आपको पॉइंट मान लो, इसको पॉइंट दे दिया मैंने, समीकरण बस्ट। नेक्स्ट है देखो गाउस का नियम। गाउस का नियम जब आपने पढ़ा है, तो गाउस का नियम पढ़ा है, तो गाउस के नियम से आप पढ़ चुके हो कि ये जो इसके अंदर विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना हो जाएगा? ई डॉट डी एस समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये आपका गाउस के नियम से इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे अपन को। ई डी एस ये मान निकालना है, समेशन क्यू का मान आपको पता है, तो ये आपको पॉइंट यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से आपको मान आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र निकालना हो आपको, क्या करें? देखिए अब इसमें ध्यान से देखिए कि अपन के पास 3 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। तीनों से जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है? सभी के लिए क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो इसका मान भी अपन क्या निकालना पड़ेगा? तीनों जो भाग है S1, S2 और S3, इसके लिए अलग अलग अपन विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो फ्लक्स ज्ञात करते हैं। चलिए, तो मैंने मानना कि कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा कैसे? E डॉट डी S1 पहले वाले पृष्ठ के कारण मैंने दिखा दिया, S1 के कारण, प्लस वही E डॉट डी S2 कौन से पृष्ठ के कारण? S2 पृष्ठ के कारण फ्लक्स गुजरने वाला। और ये तीसरा है E डॉट डी S3 कौन से पृष्ठ के कारण? इस वाले पृष्ठ, भाई इससे कौन सा कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तीनों का मान निकालते हैं। क्या करें? अब देखिए, तीनों के आपको पता है E डॉट डी एस सदिश है, सदिश को हटाएंगे, क्या हो जाएगा इसका मान? आपको पता है E डॉट डी एस अदिश गुणनफल, तो क्या बन जाता है यहां पर? E डी एस कोस थीटा S1 पृष्ठ, प्लस इसका वही E डी एस टू कोस थीटा S2 पृष्ठ, प्लस तीसरा है E डी एस थ्री कोस थीटा। अदिश गुणनफल है तो उसको अपन अदिश गुणनफल को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब तीनों का मान कैसे लिखेंगे? देखो कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा, थीटा क्या है? इन दोनों के मध्य का कोण, इसमें थीटा, इन दोनों के मध्य का कोण, इसमें थीटा, इन दोनों के मध्य का कोण। तो पहले वाले भाग में देखते हैं। पहले वाले भाग में आपने देखा कि E और DS1 देखिए बीच में कितना कोण बन रहा है? E इधर है, DS1 भी इधर ही है, दोनों के मध्य का कोण कितना हुआ? कोस 0। तो आपने लिख दिया कि S1 पृष्ठ में E DS1 कोस 0 आ गया, हो गया। दूसरे वाले पृष्ठ में देखिए, दूसरे वाले पृष्ठ में S2 E DS2 बीच का कोण कितना है? E इस दिशा में, DS2 भी समान दिशा में, तो बीच का कोण कितना हुआ? 0 डिग्री। तो थीटा कितना बन गया? 0 डिग्री बन गया। तीसरे वाले पृष्ठ में क्या होगा? ये मान रख दिया आपने E DS3, थीटा कितना होगा? E इस दिशा में, इधर पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर निकल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है। DS3 नीचे की तरफ है, बीच का कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यहां कोण का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ये फ्लक्स चल रहा है आपका कुल। अब ये फ्लक्स किसके बराबर है? सबको आपको देखो समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन, तो सभी को आप किसके बराबर कर सकते हैं? समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे, अब जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर cos 0 आपको पता है कितना होता है? 1, cos 0 1, cos 90 कितना होगा?
0। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ये बन गया EDS1 प्लस ये क्या बन गया EDS2, और ये कितना हो गया cos 90 0, तो ये बन गया 0 बराबर में अपना कितना चल रहा है समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे, E समरूप विद्युत क्षेत्र था आपका, तो विद्युत क्षेत्र E को बाहर निकालते हैं, तो ये आपका हो गया DS1 प्लस ये अंदर E बाहर निकाला S2 वाला DS2, ये 0 बन गया था बराबर में देखो समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। तो आप समीकरण, चलो इसको एक बार रख देते हैं। अब देखिए कि DS1 को देखिए, DS1 ये वाला भाग है इस वाले पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल, और DS2 इस वाले का। अब दोनों ही वर्ताकार पृष्ठ है, अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी S1 और S2 कैसे पृष्ठ है, वर्ताकार पृष्ठ है। तो मैंने क्या मान लिया कि इसका कुल जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है S है, इसका S है तो इसका भी कितना होगा S। तो DS1 एकांक क्षेत्र का आप समाकलन कर रहे हो तो छोटे छोटे भाग, एकांक क्षेत्रफल के छोटे छोटे भाग मिलाकर के ये पूरा क्या बन जाएगा क्षेत्रफल बन जाएगा, जिसको किससे प्रदर्शित किया है S से प्रदर्शित किया है। तो समाकलन DS1 और समाकलन DS2 का मान क्या हो जाएगा S से प्रदर्शित कर दे, ये भी S होगा और ये भी S, दोनों वर्ताकार पृष्ठ है। तो दोनों ही जब वर्ताकार पृष्ठ है तो इसका मान भी S प्लस इसका मान भी S बराबर में क्या चल रहा है समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हुआ 2ES बराबर में समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन समेशन Q का मान आप समीकरण नंबर 1 से रख सकते हो, क्या है समेशन Q का मान कितना है सिग्मा इंटू S। सिग्मा इंटू S है तो बराबर में आप क्या लिखा सिग्मा इंटू S बटे एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। अब देखिए आगे, अब यहां से जब आगे बात करते हैं तो अपन के पास क्या बन गया है 2ES बराबर समेशन Q का मान रखने के बाद में सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां S से S क्या हो गया कैंसिल, E निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर 2 को उधर भेजोगे तो कितना बनेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका मान आ गया है कहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये होता है सदिश रूप में E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एकांक सदिश n कैप से प्रदर्शित कर दो, तो सदिश रूप में अपन इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपने पढ़ा है अनंत समतल चादर, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप नोट कीजिए, ध्यान से दोबारा से रिवाइज कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। भाई नेक्स्ट क्लास में अपन एक दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आशा करते हैं कि आ जाए, बहुत ही बढ़िया है। तो मिलते हैं अपन इसी प्रकार से एक नए टॉपिक के बारे में नए वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए और बोर्ड की तैयारी बहुत जोर शोर से करते रहिए। तो तब तक के लिए यदि आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। तो और भी आपको जो वीडियो हैं उनमें आप चेक करोगे तो वो टॉपिक्स आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले। तो तब तक के लिए बीपीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।